हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। उससे पहले थायराइडिज्म होता क्या है ये समझते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका विस्तार में एक अलग वीडियो में बनाई हूँ। ये सिर्फ ब्रीफ में दिया हुआ है। मेनली क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं, दोनों लोब बीच में अटैच होता है इस्थमस के द्वारा। अगर इसका कोई वेट पूछे तो कितना होता है, 12 से 20 ग्राम होता है। आर्टरियल कौन सा सप्लाई होता है, तो सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और कौन सा, तो थायराइड ईमा आर्टरी। वेनस ड्रेनेज कौन सा होता है, तो सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर थायराइड वेन। नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम द वैगस नर्व, सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये वेनस ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, और ये आर्टरियल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इसका नर्व सप्लाई है। रेगुलेशन कैसे करते हैं थायराइड हार्मोन का, तो एक बात आपको याद रखना होगा। जो थायराइड हार्मोन है ना, जैसे कि हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, पहले ब्रेन से आते हैं। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बाद ये क्या है, पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी से थायराइड हार्मोन है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रिएट करवाता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है और वो थायराइड ग्लैंड में जाता है, और फिर थायराइड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो मेनली जो T4 है, T3 है, ये सब को प्रोडक्शन करता है। तो थायराइड हार्मोन में कौन कौन से होते हैं, तो मेनली जो थायराइड हार्मोन में टोटल T4 अगर पूछेगा कितना होता है, तो फ्री T4 प्लस बाइंडिंग प्रोटीन। ये फ्री T4 है ना, ये क्या होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है, इसमें क्या आ जाएगा, TBG आ जाएगा, एल्बुमिन आ जाएगा, प्री एल्बुमिन आ जाएगा। ठीक है, तो T4 क्या होता है, T4 मेनली दो तरह का होता है, एक तो टोटल T4, एक फ्री T4। तो अगर कोई पूछे बायोलॉजिकली एक्टिव कौन सा होता है, तो वो होता है टोटल T4 नहीं, फ्री T4। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो टोटल T4 है ना, ये भी बढ़ सकता है, घट सकता है। इसलिए हम जब देखते हैं ये लेबोरेटरी में, तो उसमें फ्री T4 देखते हैं। तो अब टोटल T4 कैसे बढ़ेगा, तो बाइंडिंग प्रोटीन में जो उसके कंपोनेंट हैं, जैसे कि TBG, थ्रोम्बो बाइंडिंग थायरो बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसके एलिवेट हो जाने के कारण। अब ये क्यों एलिवेट होगा TBG, तो ईस्ट्रोजन के कारण। अब ईस्ट्रोजन कब बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी में जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, जिनमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ है, या जिसमें थामोक्सिफेन यूज कर रही है जो वुमेन, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब के लिए, तो उनमें टोटल T4 क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। अब टोटल T4 घट भी सकता है, कैसे, तो अगर TBG को घटा दिया जाए तो TBG कैसे घटेगा, जिस वुमेन में एंड्रोजन है या ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इससे T3 घट भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। तो अगर जो T4 T3 है, इसको कुछ ड्रग्स भी है ना जो घटाता है और बढ़ाता है। तो कौन T4 और T3 को घटाता है प्रोडक्शन को, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एल एस्पाराजिनेज, सैलिकाइलेटेज, मेफिनामिक एसिड, एंटी सीजर मेडिकेशन जैसे कि फिनोटोइन, कार्बाजिपाइन, फुरोसिमाइड। और कौन सा जो कंडीशन है वो डिक्रीज करता है T4 और T3 के सीरम में। देखिए अभी क्या पढ़ाए थे, ड्रग। अब कंडीशन जो डिक्रीज करता है, तो जेनेटिक फैक्टर, एक्यूट और क्रोनिक इलनेस, तो ये दोनों भी क्या करता है, तो ये TBG के लेवल को क्या करता है, घटाता है।
तो इस तरह से टोटल T4 जो है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो हम चेक क्या करते हैं, फ्री T4। चलिए डाइवर्ट ही हो गए थे अपने टॉपिक से, थोड़ा आगे पढ़ लिए थे, पहले ये स्टार्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है, तो यही लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले थायराइड हार्मोन T4 और T3 होता है, जो क्या होगा, प्रोड्यूस भी होगा किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन के द्वारा, और इनहिबिट भी होगा हाइपोथैलेमिक के द्वारा। तो कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे इनहिबिट होगा, प्रोड्यूस कैसे होगा ये तो बता दिए, राइट तरफ जो था। अब लेफ्ट तरफ से कैसे ये इनहिबिट होता है। अब मान लीजिए कि T4 T3 ज़्यादा बन गया, तो वो पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी फिर किसको सिग्नल भेजेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, तो पिट्यूटरी को कहेगा फिर रोक दो। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो T4 T3 फीडबैक है वो इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन को। कैसे, तो हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और जो पिट्यूटरी प्रोडक्शन है वो क्या क्या करेगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को और प्रोड्यूस करता है T4 T3 को। ये तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, अब थायराइड फॉलिकल फॉर्म होगा कैसे, तो थायराइड इपिथेलियल सेल से जो सराउंडेड होता है प्रोटीनियस कोलाइड के द्वारा, और इसमें क्या होते हैं, तो थायरोग्लोबुलिन होते हैं। फॉलिकुलर सेल जो पोलराइज होता है उसको सिंथेसिस करता है थायरोग्लोबुलिन, और उसके बाद वो बाहर आएगा थायराइड हार्मोन का। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका पूरा एकदम अच्छे से एक एक स्टेप बता दी हूँ इसके एनाटोमी में। ठीक है, जो ये जो सिस्टम है ना, इसको कहा जाता है HPT एक्सिस। H से हाइपोथैलेमिक, P से पिट्यूटरी, T से थायराइड एक्सिस। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये मोस्ट यूजफुल फिजियोलॉजिकल मार्कर होता है थायराइड हार्मोन एक्शन के लिए। इसमें 2 यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। जो अल्फा सब यूनिट है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है लिथलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LCG के द्वारा जैसा। ठीक है, बीटा जो सब यूनिट है उसका स्ट्रक्चर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह, मतलब ये यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसका किसी से मिलता नहीं है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पल्सेटाइन मैनर में इसे क्रिएट होता है। ये मेनली एग्जिबिट करता है डाययूनल रिदम में, मतलब कि ये हाईएस्ट सेक्रेशन इसका रात में होता है। इसका एक बार सेक्रिएशन हो जाए तो ये कितने मिनट तक रहता है, तो 50 मिनट तक रहता है। तो ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि 5 स्टेज में मेनली होता है, थायराइड अपटेक, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, स्टोरेज और रिलीज। सबसे पहले क्या होता है, तो ब्लड के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी आयोडाइड है उसको लेते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर के द्वारा। उसके बाद वो क्या होता है, पेंड्रिन के द्वारा चला जाता है ल्यूमेन में, वहाँ पर जाकर क्या करता है, वो मेनली T3 T4 को बनाता है। उसके बाद वो वापस फिर से ब्लड में आ जाता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन इन द सर्कुलेशन, T4 ज़्यादा होगा T3 से। ठीक है, और FT4 कहने का क्या मतलब है, फ्री T4, ये ज़्यादा होगा फ्री T3 से। जो बॉन्ड होता है किस प्रोटीन के द्वारा, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, कहे थे ना TVG के द्वारा, इस पे ये मेनली डिपेंड होता है। कौन कौन सा सर्कमस्टांसेज है जिसमें जो TVG है वो बढ़ता है और ये घटता है, ये अलग से बता दिए थे, फिर भी एक बार। ईस्ट्रोजन या हाइपर ईस्ट्रोजेनेमिक स्टेज में जो वुमेन टोमैक्सोफेन खाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा है, इन्फेक्शियस या क्रोनिक एक्टिव हेपाटिटिस है, बिलियरी सिरोसिस है, जेनेटिक फैक्टर पर फेनाजाइन किसी को HIV है, तो ये क्या हो जाएगा, ये TVG बढ़ जाएगा। और घटेगा कैसे, कोई एंड्रोजन यूज कर रहा है, कोई लार्ज डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, एक्टिव एक्रोमीगैली है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मेजर सिम्टम्स इलनेस है, जेनेटिक फैक्टर है या स्पैराजीनेज है। ठीक है,
थायराइड एक्शन सबसे पहला क्या है, द इंट्रासेलुलर एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इंट्रासेलुलर एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कहने का क्या मतलब है, दो तरह का एक्शन होता है, एक तो इंटरसेलुलर, एक इंट्रासेलुलर। एक होता है कि जिसका जो ये क्या होता है, रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, तो वो आके अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाता है किसको, तो सेल मेम्ब्रेन को। तो कौन सा ऐसा हो सकता है जो लिपिड इनसॉल्यूबल है, जो लिपिड सॉल्यूबल होता है वो सेल को क्रॉस कर जाता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर एक्शन शो करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन क्या है, क्या क्या थायराइड हार्मोन क्या क्या में काम करता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो क्या है, तो ये बॉडी ऑर्गन से बताते हैं, जो T4 से T3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले लीवर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा प्लाज्मा में, कन्वर्सन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस बढ़ेगा। ठीक है, फैट में क्या होंगे, तो फैट एसिड मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, हार्ट में क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, हाइपरट्रोफी होगा। ठीक है, थायराइड, उसके बाद पिट्यूटरी में क्या होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन घटेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। ठीक है, मसल्स में क्या होगा, प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ेगा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। बोन में क्या होगा, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन बढ़ेगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर में स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो डिफ्यूज वर्सेज नोडुलर, बेनाइन वर्सेज मैलिग्नेंट। फंक्शन में हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म। उससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ताकि पूरा जानकारी हो शुरू से अंत तक। स्क्रीनिंग कौन कौन सा किया जाता है, डिसफंक्शन हो जाए अगर थायराइड तो, और मेनली जब एडल्ट क्या हो, एसिम्प्टोमेटिक हो। तो अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के अनुसार जो वुमेन या मेन 35 साल से बड़े हैं उनमें एवरी 5 ईयर पे स्क्रीनिंग करना चाहिए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अनुसार ओल्डर पेशेंट स्पेशली वुमेन में स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के अनुसार जो वुमेन 50 साल से बड़ा है और उनमें क्या है, इंसिडेंटल फाइंड हुआ है सिम्टोमेटिक थायराइड डिजीज, उनमें स्क्रीनिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन टेस्ट करता है, हु शुड बी टेस्टेड, तो पहले अनसेलेक्टेड पॉपुलेशन फॉर स्क्रीनिंग। इसमें पॉपुलेशन ये नहीं है कि सेलेक्ट किया जाता है, अनसेलेक्टेड पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जिनमें क्या दिख रहे हों, क्लिनिकल फीचर दिख रहे हों जो सजेस्ट करे कि थायराइड डिजीज है, जैसे कि सिम्टम ऑफ फ्रैंक हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, प्रेजेंस ऑफ ग्वाइटर, प्रेजेंस ऑफ थायराइड न्यूडल्स। ठीक है, जो थायराइड डिसफंक्शन है उसको कौन बढ़ाता है, तो पहले कभी किसी को थायराइड हुआ हो, ग्वाइटर, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, डायबिटीज मेलिटस, विटिलिगो, पर्नीशियस अनीमिया, ये सब थायराइड के डिसफंक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और भी क्या क्या है, तो इसमें और है लिथियम कार्बोनेट, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, किसी को थायराइड डिजीज हो, पर्नीशियस अनीमिया हो, डायबिटीज मेलिटस हो या प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो, तो ये सबको क्या होंगे, मेनली जो थायराइड डिसफंक्शन है उसके रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली आर्टेरियल फिब्रिलेशन, डिप्रेशन, वेट प्रॉब्लम, डिसलिपिडेमिया, मेनिस्टर एबनॉर्मलिटी और इनफर्टिलिटी देखा जाता है। तो सबसे पहले अनसेलेक्टेड पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग के लिए लिया जाता है जिनमें क्लिनिकल फीचर हो जो सजेस्ट करे कि थायराइड डिजीज है। ठीक है, फिर दो तरह से रखा जाता है, या तो वो प्रोबेबल हैं या सस्पेक्शियस हैं। पेशेंट जिसको थायराइड डिसफंक्शन है उनमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए असेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी असेसमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए कि किन्हीं को पेशेंट को थायराइड है लेकिन उनमें थायराइड जो स्टेटस है वो स्टेबल आया है, मतलब कि थायराइड टेस्टिंग फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट जो चल फिर रहे हैं अच्छे से, तो इसमें जो जो सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका मेजरमेंट
ज़्यादा सेंसिटिव होता है फ्री T4 का। तो किसका ज़्यादा अच्छा होता है मेजरमेंट? THS का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसका ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है फ्री T4 से, ठीक है। किस में? फॉर डिटेक्टिंग माइल्ड सब क्लिनिकल थायराइड हार्मोन में या एक्सेस या इफिशियंसी में, ठीक है। अब ये सब क्लिनिकल क्या होता है सब अभी एक्सप्लेन करेंगे, डरने का नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें मेनली रिलेशनशिप देखा जाता है THS और फ्री T4 में, जो लॉग या लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ में शो करेगा। तो इस तरह से नॉर्मल रखा जाता है सीसा में, ठीक है। इधर क्या है? 0 है, इधर 0 है। इधर क्या लेवल देखा जाता है? THS लेवल, और इधर T4 और T3 लेवल। अगर इस तरह से इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप खुद बताइएगा ये क्या है? सीसा है, इस तरह से है, ठीक है। ये TSH लेवल है और इधर T3 T4 है। अगर इस तरह से दिखेगा तो इसका क्या मतलब है? ये सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें क्या है? T4 T3 का जो लेवल है वो नॉर्मल के अंदर है। यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल रहता है, नॉर्मल के अंदर है, बस जो THS है वो नॉर्मल से कम हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा? सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ये T3 T4 बढ़ तो रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है कि वो नॉर्मल लेवल को पार कर जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे? सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में क्या हुआ है? THS लेवल फॉल किया है, लेकिन T4 और T3 लेवल क्या है? ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जो नॉर्मल रेंज है उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से है। अब ये भी आप ही को बताना पड़ेगा। ये सीसा है, ये नॉर्मल रेंज है, इतना रेंज तो आपको पता है 2 रेंज में रहता है। अब ये जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है। इधर क्या है? TSH है, इधर क्या है? T3 T4 है। अब देखिए, इसमें T3 T4 कहाँ है? अभी भी नॉर्मल रेंज के अंदर है, लेकिन ये THS क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। तो ये T3 T4 कम रहा है, तो क्या हो जाएगा? सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। याद रखिएगा, क्या अभी तक याद रखे? T3 T4 बढ़ रहा है या कम रहा है, लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है T3 T4 तो हाइपर, और घट रहा है तो हाइपो। सब क्लिनिकल तो जो THS लेवल है अपने रेंज से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए। तो चलिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर TSH रहेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉर्मल रहे, या लो रहे, या हाई रहे, ठीक है। नॉर्मल है तो हम देखेंगे फ्री T4, ठीक है। फ्री T4 में देखेंगे कि ये लो है या हाई है या नॉर्मल है, ठीक है। अगर हाई है तो इसमें भी फ्री T4 देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे फ्री T4 लो है, नॉर्मल है, हाई है। और लो वाला में तीनों में इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए अब एक करके चलते हैं। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हाई है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? फ्री ये T4 देखेंगे। तो चलिए, फ्री T4 तीन तरह का हो सकता है, या तो वो लो होगा, या नॉर्मल होगा, या हाई होगा, ठीक है। THS क्या हो रहा है यहाँ पर? TSH क्या है? हाई है, ठीक है। उसके बाद ये किसका है? तो फ्री T4 है, ठीक है। अगर लो है, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? हाई है, फ्री T4 लो है, तो ये किसके अंदर आएगा? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। पहले तो T4 लो है तो हाइपोथायराइडिज्म आएगा,
और THS हाई है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। अब मान लीजिए कि T4 क्या है, प्री T4 नॉर्मल है। तो अभी ऊपर देखे थे थोड़ी देर पहले क्या था, अगर THS हाई है और फ्री T4 नॉर्मल के रेंज में आता है तो सबसे पहला सब क्लिनिकल क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। हाई है ना तो उसका उल्टा हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। और क्या होंगे तो अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म विथ लेवोथोरेक्सिन। अब देखिए क्या है, हाई फ्री T4 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा होया हुआ है या थायराइड हार्मोन में रेजिस्टेंस हो रहा है। पहला तो हाई हो गया। आप समझिए कि नॉर्मल TSH है। ठीक है। अब फ्री T4 के बाद देखते हैं, इसमें क्या है, फ्री T4 या तो हाई होगा या लो होगा या नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल THS है और फ्री T4 जो है वो लो है तो क्या होगा, अगर लो है तो सब क्लिनिकल सेकेंडरी सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म होगा या फिर वर्स फ्रॉम सिक यू थायराइड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिक्चर के साथ। ये क्या था, ये नॉर्मल था, T4 T3 दोनों नॉर्मल है, THS भी नॉर्मल है। ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। अगर यहाँ पे हाइपर होगा ना, इसका मतलब क्या है कि जो THS लेवल है वो है लो, बाकी ये दोनों नॉर्मल होगा। ठीक है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ सब क्लिनिकल, मतलब ये क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे और ये दोनों क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। थायराइड टेस्ट में हम सबसे पहले THS करते हैं, या तो ये लो होगा या नॉर्मल होगा या हाई होगा। अगर वो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्री T4 देखते हैं, वो भी या तो लो होगा, नॉर्मल होगा, हाई होगा। तो सबसे पहले हाई THS है और फ्री T4 लो है, नॉर्मल है, हाई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर लो रहेगा तो क्या होगा। अगर फ्री T4 लो रहेगा तो हाइपो होगा, हाई रहेगा तो हाइपर होगा। तो ये हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। THS हाई है और T4 लो है। अगर नॉर्मल हो जाएगा फ्री T4 तो अभी बताए सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाई हो जाए तो कोई एडिनोमा है, ठीक है, या रेजिस्टेंस हो रहा है। नॉर्मल THS रहेगा तो क्या होगा, या तो फ्री T4 लो होगा या हाई होगा या नॉर्मल होगा। अगर लो हुआ तो सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। नॉर्मल क्यों, देखिए अगर THS नॉर्मल है मतलब जो हमारा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है वो नॉर्मल है, इसलिए प्राइमरी तो हो नहीं सकता है। तो ये किसी और कारण बस के कारण क्या हुआ है, ये फ्री T4 कम हुआ है, तो ये सेकेंडरी और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में आएगा। ये कैसे वर्स होगा, तो सिक यू थायराइड सिंड्रोम से और प्रेजेंस ऑफ एंटी T4 एंटीबॉडीज के कारण क्या होगा, इसका लेवल लो होगा। नॉर्मल तो नॉर्मल पेशेंट है, दोनों चीज़ नॉर्मल है तो यू थायराइड कहलाएगा। अगर नॉर्मल THS है और फ्री T4 हाई है, मतलब कि थायराइड हार्मोन इनटेक जस्ट प्रायर टू टेस्ट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ एंटी T4 एंटीबॉडीज है और इसमें एडिनोमाज है। कौन सा एडिनोमा, तो THS प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट इन नॉन थायराइड इलनेस। देखिए थायराइड मतलब कि कोई सिम्टम उम्टम नहीं है, उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट किए और क्या आ गया, T3 लो हो गया, तब इसमें क्या होंगे, क्यों होगा, तो ये हाई इंडोजिनस सीरम कोर्टिसोल कंसंट्रेशन या एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी के कारण होगा। ये क्या करता है, सर्कुलेटिंग इनहिबिटर ऑफ डी आयोडीनेज एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसमें और भी कौन हो सकते हैं, तो कुछ ड्रग्स जैसे कि एम्योडेरियन या हाई डोजेज ऑफ प्रोपानोल, साइटोकाइनिन, और क्या हो सकता है, इम्पेयर अपटेक ऑफ T4। ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्टिंग इन नॉन थायराइड इलनेस जिसमें T4 लो हो, तो थायराइड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन कम हो सकता है या इनहिबिटर हो जाएगा क्या, T4
बाइंडिंग का। अब अगर लो THS रहा तो या तो ब्लंटेड नॉकटर्नल राइज होता है सीरम THS कंसंट्रेशन का, या THS ग्लाइकोसाइलेशन में प्रॉब्लम है, या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन mRNA में प्रॉब्लम है, ठीक है। या इसका क्या हो गया, इन्फ्यूजन हो गया अल्फ़ा इंटरफेरॉन अल्फ़ा का, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या किया जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉट बी मेजर्ड सीरियसली इल पेशेंट अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शन ऑफ थायराइड डिसफंक्शन। जब तक कि थायराइड डिसफंक्शन का मिले ना स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तब तक कि थायराइड फंक्शन टेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया था लो THS रहेगा तब, तो हम देखते हैं फ्री T4 को, ठीक है। अगर फ्री T4 लो है मतलब दोनों लो हो रहा है, सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। उसके बाद सीवियर फ्रॉम सिक यू थायराइड सिंड्रोम नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, T3 थायरोटॉक्सिकोसिस। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है। तो इसमें TSH क्या है, लो है, और फ्री T4 नॉर्मल है। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस विद एंटीथायराइड मेडिकेशन। हाई फ्री T4 कब होगा, तो थ्रू थायरोटॉक्सिकोसिस एक्सेप्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा, जिसमें ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर, एक्सोजीनस, एक्टोपिक, क्रॉस रिएक्टिविटी विथ बीटा HCG, ठीक है। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन गाइडलाइंस के अनुसार यूज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट कब करते हैं थायराइड डिसऑर्डर में, तो इसे जो सबसे सेंसेटिव होता है वो क्या होता है, सेंसेटिव थायरोट्रोपिन एसे, जिसमें FT4 देखा जाता है। FT4 अगर बढ़ा हुआ है, सेंसेटिव थायरोट्रोपिन लेवल सप्रेस्ड है, मतलब कि लेस देन 0.1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, तो इसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, जो हमने पहले ही देख चुका है। अगर नॉर्मल या बढ़ा हुआ FT4 है और नॉर्मल THS है, तो नहीं वो हाइपो होगा, नहीं वो हाइपर होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डोपामिन। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन गाइडलाइंस फॉर डिटेक्शन ऑफ थायराइड डिसफंक्शन, तो जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है वो सीरम THS रहता है, एक्सेप्ट इन सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, सेलेक्टिव पिट्यूटरी रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में मोस्ट रिलायबल कौन सा रहता है, तो सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए फाइनली आते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म इसमें क्या होता है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है और उसके थ्रू थायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है और वो रिलीज करता है T3 T4, ठीक है। T3 T4 लीवर में जाता है, फिर वहाँ पर T3 T4 कंजुगेट होता है, इस तरह से होता है। और उसके बाद जब ये ज़्यादा होने लगता है तो वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा पिट्यूटरी को रोक देता है, ये मेनली चलता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, जिसको HPT एक्सिस कहते हैं, और ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसका इटियोलॉजी क्या होगा, तो इसकी इटियोलॉजी में प्राइमरी इटियोलॉजी है, ट्रांसिएंट इटियोलॉजी है और सेकेंडरी इटियोलॉजी है। सबसे पहले प्राइमरी में कौन कौन सा आता है, सबसे पहला जो आता है वो है ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म। ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म में हमें दो डिजीज पढ़ना है, हैशिमोटोज थायरोडाइटिस और दूसरा एट्रोपिक थायरोडाइटिस, ठीक है। दूसरा याट्रोजेनिक होता है, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट होगा, आयोडीन ट्रीटमेंट होगा। सब टोटल या टोटल थायरोइडेक्टोमी होगा। एक्सटर्नल इरेडिएशन ऑफ नेक फॉर लिम्फोमा एंड कैंसर होगा। ड्रग जिसके कारण ये हाइपोथायराइडिज्म होता है, आयोडीन एक्सेस हो जाना, लिथियम, एंटीथायराइड ड्रग, पी अमीनोसैलिकाइलिक एसिड, इंटरफेरॉन सल्फा एंड अदर साइटोकाइनिन, अमाइनोग्लूटामाइड, थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जिसमें आ जाएगा सुनितिनाब, ठीक है।
कोजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा होगा? एब्सेंट या एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड, दिस हार्मोनोजेनेसिस, THSR म्यूटेशन। आयोडीन डिफिशियंसी इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर में कौन सा होगा? अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, हेमोक्रोमेटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टिनोसिस, रेडल थायरोइडाइटिस। ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका? टाइप 3 डी आयोडीनेज इंजाइम का। कहाँ? तो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा में। ठीक है। ट्रांजिएंट किस में होता है? तो साइलेंट थायरोइडाइटिस इंक्लूडिंग पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस में। सब एक्यूट थायरोइडाइटिस, विड्रॉल ऑफ सुप्राफिजियोलॉजिक थायरोक्सिन ट्रीटमेंट, आफ्टर आयोडीन ट्रीटमेंट, सब टोटल थायरोइडेक्टोमी ऑफ ग्रेव डिजीज, ये सब में ट्रांजिएंट देखने को मिलता है। सेकेंडरी जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो पहला तो हाइपोपिट्यूटेरिज्म। हाइपोपिट्यूटेरिज्म क्यों होगा? कोई ट्यूमर के कारण, पिट्यूटरी सर्जरी या इरेडिएशन के कारण, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर के कारण, सिहान सिंड्रोम, ट्रॉमा, जेनेटिक फॉर्म ऑफ कंबाइंड पिट्यूटरी हार्मोन डिफिशियंसी, आइसोलेटेड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफिशियंसी, वेक्सेरोटीन ट्रीटमेंट, हाइपोथैलेमिक डिजीज जैसे कि ट्यूमर, ट्रॉमा, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर, आइडियोपैथिक। ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी के कारण क्या हो सकता है ना कि मेंटल डिफिशियंसी होता है, मतलब कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रिवेंटेबल मेंटल डिफिशियंसी, लो IQ रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा? क्रिटिनिज्म होगा। सीवियर मेंटल और ग्रोथ रिटार्डेशन अगर बच्चों में देखा जाए, जिनमें मेनली वैसा रीजन जहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी हो रहा है, तो उनको क्या ट्रीट किया जाता है? अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म में लिया जाता है। और उसमें कौन सा आता है? तो क्रिटिनिज्म। ठीक है। इसमें मेनली और भी क्या होगा? तो सेलेनियम डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना होता है आयोडीन के लिए? अगर कोई पूछे RDA नॉर्मली कितना लेना रहता है, तो 100 से 150 mg पर डे। कितना? 100 से 150। ये मेनली एज के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे कि एडल्ट और एडोलेसेंस में 150, प्रेग्नेंट वुमेन में 220, लैक्टेटिंग में 290, 1 से 11 साल के बच्चों में 90 से 120, इन्फेंट में 110 से 130। ठीक है। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, ये 4000 न्यूबॉर्न में से एक में देखा जाता है। ये 2 तरह का होता है, ट्रांजिएंट या परमानेंट। कॉज क्या होगा? तो थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस, इनबॉर्न एरर ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, THSR एंटीबॉडी, मैटरनल यूज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग, ये कॉमन होता है गर्ल में। प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो बच्चे को प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होगा, फीडिंग में प्रॉब्लम होगा, मसल्स वीक होंगे, टंग इनलार्ज होगा, बोन मैचुरेशन डिले करेगा, अम्बिलिकल हर्निया होगा, न्यूरोलॉजिक डैमेज होगा, कार्डिक कोजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होगा। ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म, इसमें 1000 बच्चे में मेनली 4 को देखा गया है। ठीक है। 1000 वुमेन में 4 वुमेन में देखा गया है, और 1000 मैन में 1 मैन को देखा गया है। इसका मीन एज क्या होता है? 7 साल होता है। रिस्क फैक्टर, तो जेनेटिक में HLA DR3 से 5 और CTLA 4 पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है। इन्वायरमेंट, तो हाई आयोडीन और लो सेलेनियम इंटेक, डिक्रीज एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मोकिंग सिजेशन। इसे ऑटोइम्यून में 2 आता है, हैशिमोटोज थायराइडाइटिस और एट्रोपिक थायराइडाइटिस। हैशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या क्या होता है? तो इसमें मेनली लिम्फोटिक इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा थायराइड का। ठीक है। एट्रोपी होगा फॉलिकल का, ऑक्सीफिल मेटाप्लेसिया, एब्सेंस ऑफ कोलाइड, माइल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। एट्रोफिक थायराइडाइटिस में मोर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, लेस प्रोनाउंस्ड लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन, एब्सेंट थायराइड फॉलिकल्स। क्लासिकल प्रेजेंटेशन में सिम्टम क्या होंगे हाइपोथायराइडिज्म का? तो साइन और सिम्टम में जो पेशेंट आएगा थका थका लगेगा, कमज़ोर लगेगा, उसमें ड्राई स्किन होंगे, उसको ठंडा लगेगा, हेयर लॉस होगा, वो मेमोरी कंसंट्रेट करने में उसको प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, वेट गेन होगा, डिस्निया होगा, आवाज़ भारी होंगे,
ये मेनोर्जिया होगा, पैरेस्थेसिया होगा, इम्पेयर्ड हियरिंग होंगे। साइन की बात करें तो इसमें ड्राई कोर्स स्किन होगा, पेरिफेरी एक्सट्रीमिटी जो है वो ठंडे रहेंगे, पफी फेस, फुला फुला हाथ पैर लगेगा जैसे कि मैक्सिडीमा में होता है। ठीक है, डिफ्यूज एलोपेसिया होगा, ब्रैडिकेडिया होगा, पेरिफेरल इदीमा होगा, डिलेड टेंडन रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, सीरस कैविटी इफ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए पेशेंट ऐसे देखने में लगेंगे। ये फेशियल अपीयरेंस है हाइपोथायराइडिज्म का। अब हैशिमोटोज इंसेफेलाइटिस क्या होता है? तो स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिव सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ TPO एंटीबॉडीज, मायोक्लोनस, स्लो वेव एक्टिविटी ऑन EEC, ये हैशिमोटोज इंसेफेलोपैथी में आता है। तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले पेशेंट में देखेंगे कि वो कोई थायराइड हार्मोन तो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो पेशेंट टेक्स नो थायराइड हार्मोन। अगर कोई पेशेंट थायराइड हार्मोन नहीं ले रहा है तब हम उसमें ये देखेंगे कि वो उसके में सीरम F4 और सीरम THS देखेंगे। अब देखिए THS नॉर्मल है और F4 नॉर्मल है। जैसे कि लिख देती हूँ THS और T4 फ्री T4, अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मतलब यूथायराइड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा अगर ये THS हाई है और FT4 लो है तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इस पे मेनली डिपेंड करता है, FT4 पे डिपेंड करता है। और अगर ये लो है, ठीक है, और ये भी लो है, इसका मतलब कि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि जो प्राइमरी है इसमें हमारा क्या है, जो THS है वो सही काम कर रहा है और ये प्रॉब्लम कहाँ है? थायराइड में है, तब क्या हो जाएगा? प्राइमरी होगा। अगर दोनों लो है मतलब कि हमारा ब्रेन में भी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा थायराइड का तो T3 T4 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? T3 T4 घट जाएगा। और क्या होगा? तो उस TRA से क्या हो जाएंगे? T3 T4 क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन में कि THS बढ़ जाएंगे, T4 लो हो जाएंगे और FT3 नॉर्मल होगा या लो होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हमने जो देखा उसके अलावा मेनली एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, स्लोअर हार्ट बीट रहेंगे, ब्लड प्रेशर लो होगा, हार्ट फेलियर के पेशेंट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो एसोसिएटेड होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में उनमें CV इवेंट कैसा होता है, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट कैसा होता है। तो जो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है अगर कंपेयर किया जाए यूथायराइडिज्म में तो प्राइमरी आउटकम क्या होगा? तो उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज देखने को मिलेगा, कार्डिक मोर्टालिटी होंगे, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी होगा सेकेंडरी आउटकम में, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, MI, आर्टियल फिब्रिलेशन और टोटल कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होते हैं। ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म है ना उसमें 96% जो रिस्क होता है वो कार्डिक मोर्टेलिटी का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो 13% हैं उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज के देखने को मिलते हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है? 15% होते हैं जिनमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने का डर है। जो थायराइड हार्मोन है ना वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर के हेमोडायनेमिक को। जैसे कि थायराइड हार्मोन क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, सिस्टोलिक फंक्शन में हेल्प करता है, डायस्टोलिक फंक्शन में हेल्प करता है, सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस घटाता है जिसके कारण कार्डिक आउटपुट बढ़ते हैं और जिसके कारण कार्डिक परफॉर्मेंस होता है। अब जब एक बार ये क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है? ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या हेमोडायनेमिक इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो ये मेनली दो तरह से होता है। मान लीजिए कि ये अल्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स में लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है, उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म है, या इंक्रीज रिस्क कर रहा है कैद का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अल्थरोस्क्लेरोसिस हो गया तब कैसे हाइपोथायराइडिज्म हार्ट को इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, जिसके कारण डायस्टोल बीपी बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी घटेगा, कार्डिक आउटपुट घटेगा, जिसके कारण एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। और यही जब कैद कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं तब क्या होगा, पेरिफेरल आर्टरियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन घटेगा, मीन आर्टरियल प्रेशर बढ़ेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन घटेगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तो प्रीलोड घटेगा, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट घटेगा। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब ये जो थायराइड हार्मोन है ना, इसका इफेक्ट देखते हैं लिपिड अल्टरेशन में, क्योंकि जो हाइपोथायराइड है इसमें क्या होता है, एलिवेटेड होता है लिपिड। तो वो कैसे होता है, तो इसमें जो इफेक्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म का और लिपिड क्या होता है, तो इंक्रीज हो जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इंक्रीज रहता है, एपोलिपोप्रोटीन भी इंक्रीज रहता है, सीआरपी इंक्रीज रहता है, हेमोसिस्टीन इंक्रीज रहता है। अगर मॉलिकुलर मैकेनिज्म देखें डिसलिपिडीमिया का हाइपोथायराइडिज्म में, तो एलडीएल नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर क्या होंगे, कम होंगे, एलडीएल रिसेप्टर का एक्टिविटी कम होगा, और क्या होंगे, एलडीएल क्लियरेंस कम होगा, तभी तो सब कुछ बढ़े हुए रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का तो ये सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है, तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल-सी बढ़ा हुआ रहा तो वो उस कंडीशन में क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोसिस, डिस गामा ग्लोबुलिनेमिया, प्रोजेस्ट्रीन और एनाबोलिक स्टेरॉयड ट्रीटमेंट, कोलिस्टेटिक डिजीज, प्रोस्टेट इनहिबिटर जो ट्रीटमेंट करता है एचआईवी इन्फेक्शन का। दूसरा, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहेगा, वीएलडीएल बढ़ा हुआ रहेगा, तो क्रोनिक रीनल फेलुअर, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, हाइपोथायराइडिज्म, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड थेरेपी, ओरली एडमिनिस्टर्ड एस्ट्रोजन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी, प्रोटीएज इनहिबिटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ये सब मेनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली जो हाइपोटेंशन वाले होते हैं उनमें एलडीएल लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल। अगर अब हम देखें थायराइड स्टेटस का कब, तो कोरोना ट्रायल में तो मेनली क्या देखा गया है, तो इसमें देखा गया है कि जो हार्ट फेलियर और कार्डियोवैस्कुलर डेथ हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू अदर, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या पता चला, टीएचएस बढ़ा हुआ है, FT4 घटा हुआ है, पॉजिटिव एंटीबॉडीज क्या देखने को मिला है, एंटी टीपीओ और एंटी टीजी, हाई क्रिएटिन, फॉस्फोकाइनेज है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, सीबीसी एनीमिया है, सीबीसी में एनीमिया दिख रहा है, थायराइड का अल्ट्रासाउंड करेंगे। कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो दो कॉज होते हैं, या तो याट्रोजेनिक या सेकेंडरी। याट्रोजेनिक में पोस्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, पोस्ट सर्जिकल क्रोनिक आयोडीन एक्सेस ड्रग। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी रहेगा जिसमें लो FT4 देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, लीवोथायरोक्सिन, याद रखिएगा। हाइपो में हम क्या करते हैं, लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, LT4 कहा जाता है। गोल क्या होता है ट्रीटमेंट का, तो क्या करना, हाइपोथायराइडिज्म के साइन और सिम्टम को रिजॉल्व करना, नॉर्मल लाना THS
और T4 और अवॉइड करना ओवर ट्रीटमेंट, जिसके कारण येट्रोजेनिक थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए मेनली एल्डर में। ठीक है, तो हम कितना देते हैं, तो लेवोथायरक्सिन 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये बिफोर ब्रेकफास्ट में दिया जाता है। अगर पेशेंट मिस कर दे डोज तो मेनली एडवाइस किया जाता है कि 2 डोज एक बार ले लें अगले दिन। ठीक है, मॉनिटर करना चाहिए THS 2 मंथ आफ्टर द स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, और एक बार जब स्टेबल हो जाए THS तो क्या करना चाहिए, एनुअली करना चाहिए। एडजस्ट डोज कितना होगा, 12.5 से 25 माइक्रोग्राम इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बेस्ड ऑन THS लेवल। ठीक है, ट्रीटमेंट में कॉज क्या, अब ये जो लेवोथायरॉक्सिन है ये क्यों रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन ऑफ चॉइस इस तरह से होता है कि ये सिम्टम को इजली सॉल्व कर दे, बेनिफिशियल बेनिफिट मिले, कम साइड इफ़ेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो, गुड इंटेस्टाइनल ऑब्जर्प्शन हो, लॉन्ग सीरम हाफ लाइफ हो, लो कॉस्ट हो। लेवोथायरक्सिन का क्या होता है, 7 डेज हाफ लाइफ होता है। अगर आप ओमिशन कर दिए हैं तो कोई भी सिग्निफिकेंट ये साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसको लेना कैसे है, तो एटलीस्ट खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 3 घंटा या 3 घंटे के बाद लेना चाहिए। ठीक है, कंडीशन और डोज, अगर एडल्ट हैं लेकिन 50 साल से कम है तो 1.6 से 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी वेट के अनुसार लेना है। ठीक है, फॉर वुमेन्स 25 से 125 माइक्रोग्राम पर डे, फॉर मेन 125 से 200 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे। एडल्ट जिसका अगर 50 से ज़्यादा है, जिसको कोजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है, उसको 50 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट करना होगा, और जिसको CHD है उसको 12.5 से 25 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चेक करना है THS 6 से 8 वीक आफ्टर द इनिशियल ट्रीटमेंट, और उसके बाद डोज का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अपर रेंज कितना होता है, ग्रेटर देन 4.5, और अपर लिमिट रेंज को अगर वो क्रॉस कर जाएगा, मतलब कि फॉलो अप किया 6 से 8 वीक के बाद, और अगर उसका क्या हो गया, अपर लिंक को वो क्रॉस कर गया, तो क्या होगा, तब इंक्रीज कर देना चाहिए डेली डोज कितना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 माइक्रोग्राम पर डे, डिपेंड करता है THS लेवल पे। और अगर 0.4 से 4.0 के बीच रहा तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए डोज को, और रिपीट करना चाहिए THS ये 6 मंथ के लिए, और देखना चाहिए कि एनुअली वो सिम्टोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, अगर 0.5 से कम रहा तो तब डिक्रीज कर देना चाहिए L-थायरोक्सिन का डोज। ठीक है, तो इस तरह से है। मान लीजिए आप पेशेंट को लेवोथायरक्सिन दिए, 6 से 8 मंथ बाद वो आपके पास आया। ठीक है, आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसका हम ये देखेंगे कि उसका कितना THS है। ठीक है, अगर वो क्या हो जाए 0.5 से कम रहे तो क्या करेंगे, उसका जो L-थायरोक्सिन डोज है उसको घटा देंगे 12.5 से 25 माइक्रोग्राम पर डे, और रिपीट करेंगे 6 से 8 मंथ तक। अगर 0.4 से 4 तक रहे तब क्या करेंगे, कंटिन्यू डोज करेंगे, और THS को क्या कहेंगे 6 मंथ के बाद रिपीट करने के लिए कहेंगे। अगर ग्रेटर देन 4.5 रहा तो इंक्रीज कर देंगे डेली डोज। ठीक है, फॉलो अप करने कहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, अगर ये फॉलो अप और बढ़ जाता है, अगर नॉन कंप्लायंस हो, ड्रग लेने में इंटरफेरेंस हो, और फूड क्या हो सही से नहीं ले रहे हों, डाइट सही से नहीं ले रहे हों। ठीक है, अब कौन सा सप्लीमेंट है या कौन सा ड्रग है जो ब्लॉक करता है इसके ऑब्जर्प्शन को, तो कैल्शियम, आयरन, सोया, ऑलिस्टेट, कोलीस्टेरामाइन, कोलिस्टिपोल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सुक्रेफेट। कौन सा ड्रग स्पीड अप कर देता है T4 के मेटाबॉलिज्म को, एंटी सीजर ड्रग रिफाम्पिन,
और सर्टारिन। कौन सा ड्रग ये TBG को बढ़ाता है? ईस्ट्रोजेन, मीथाडोन, 5 फ्लोरोसिन यूरासिल, फ्लोरोयूरासिल। ठीक है। कौन सा ड्रग T4 और T4 को T3 के कन्वर्सन से डिक्रीज करता है? तो अमायोडेरियोन। कौन सा ड्रग TBG को डिक्रीज करता है? एंड्रोजन। ठीक है। अब कौन सा कंडीशन है जो अफेक्ट करता है LT4 के रिक्वायरमेंट को? तो इसमें तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। जैसे कि क्या होता है ना, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, GI डिसऑर्डर है, म्यूकोसल डिस्ट्रेस है, जेजियो इलियर बाईपास हो रहा है, इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एसिड सेक्रिएशन है, डायबिटिक डायरिया है, तो ये क्या कर देता है? लीवोथायरॉक्सिन के रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। अब कौन ब्लॉक करता है डीआयोडीनेज सिंथेसिस को? सेलेनियम डिफिशियंसी और चिरहोसिस। कौन घटा देता है लीवोथायरॉक्सिन के रिक्वायरमेंट को? तो एज अगर 65 साल से बड़े हों और एंड्रोजन थेरेपी इन वुमेन। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल में क्या हमारा गोल होता है? जो THS का लेवल है वो 0.5 से 2.5 से लेके 3 MU पर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है ना रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि जो एज है कितने, तो 20 से 29 साल उनमें 3.56 होता है, जो 50 से 59 होते हैं उसमें 4.03 होता है, जो 80 साल के होते हैं उसमें 75 होता है। तो इसके अनुसार ये रिक्वायरमेंट पड़ता है और अलग अलग होता है। ठीक है। तो देखते हैं थेराप्यूटिक टारगेट क्या होता है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं या जो प्री कंसेप्शन रहते हैं उनमें क्या होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। जो चाइल्ड जिनको कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है उनमें 5 से कम होना चाहिए THS। जो यंग एडल्ट हैं उनमें 1 से 3 के बीच में होना चाहिए TSH। एल्डर पीपुल में 4.5 से 8 के बीच में होना चाहिए TSH। थायराइड कार्सिनोमा में 1 से कम होना चाहिए। तो हम कैसे एल्गोरिदम बनाते हैं पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल में लीवोथायरॉक्सिन देंगे। ठीक है, 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी के अनुसार। अगर THS एलिवेटेड रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 से 50 माइक्रोग्राम फॉर माइल्डर डिग्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के लिए देते हैं। 4 से 6 वीक के बाद फिर से हम रिपीट टेस्ट करते हैं। अगर क्या रहा 4 से ज़्यादा रहा THS, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे लीवोथायरॉक्सिन डोज। कितना था? 12.5 से 25 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर THS 0.5 माइक्रो IU पर ml से कम रहा तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे लीवोथायरॉक्सिन 12.5 से 25 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। लेकिन अगर 0.5 से 4 के बीच में रहा तो कंटिन्यू डोज करने कहेंगे और 4 से 6 मंथ के बाद फिर से आने कहेंगे। चलिए अब हाइपोथायराइडिज्म तक जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड में हम मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वो T4 T3 सेक्रेट करता है और फिर T4 T3 क्या करता है? पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। थायराइड हार्मोन ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा? T4। लेकिन एक्टिव फॉर्म कौन सा है? T3। इसका फंक्शन क्या है? तो ये BMR को बढ़ा देता है, बोन ग्रोथ को प्रॉपर रखता है और बीटा एंटीजेनिक रिसेप्टर को बढ़ाता है। ठीक है, प्रॉपर ब्रेन ग्रोथ करता है। सबसे पहले क्या था? तो हम TSH देखते हैं जो प्रॉपर होता है THS। अगर ये बढ़ेगा तो हाइपोथायराइडिज्म, ये घटेगा तो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, अपोजिट होता है। और FT4 का डायरेक्ट होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। सब क्लिनिकल डिजीज में क्या होता है? तो सब क्लिनिकल हाइपो रहेगा और सब क्लिनिकल हाइपर रहेगा। ठीक है, सब क्लिनिकल। तो सब क्लिनिकल अगर हाइपो रहा तो हम क्या देखेंगे? तो इसमें क्या होगा? हाइपो है ना, मतलब कि FT4 क्या रहे? FT3 और FT4 क्या रहेंगे? नॉर्मल है। सब क्लिनिकल मतलब क्या होता है? T3 T4
नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर हाइपो है तो THS क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा। हाइपर है तो THS क्या रहेंगे, घटा हुआ रहेगा। और सब क्लिनिकल मतलब कि FT3 और FT4 क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, सब क्लिनिकल कहने का क्या मतलब है, एक ही चीज़ भरा हुआ है। अब देखते हैं सीरम T4 लेवल। फ्री फॉर्म में क्या रहता है, सिम्टम्स आते हैं। सेकंड क्या है, प्रोटीन TVG इंक्रीज कैसे होता है, तो OCP के द्वारा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रेगनेंसी, हेल्थ रेट, ये सब क्या करता है, T4 को बढ़ा देता है। लेवल को घटाता कौन सा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एनाबोलिक स्टेरॉयड। अगर आयोडीन अपटेक लें तो क्या होगा, सिंथेटिक कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण हॉट नोड्यूल्स होंगे। हॉट नोड्यूल्स में कौन क्या क्या होते हैं, ग्रेव डिजीज और टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। और अगर सिंथेटिक कैपेसिटी घटेगा तो क्या होगा, कोल्ड नोड्यूल्स होंगे। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, थायराइडाइटिस, एक्सेस इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन और मेलिग्नेंसी। अगर कोई पूछे मार्कर थायराइड कैंसर का कौन होता है, तो वो हो जाएगा सीरम थायरोग्लोबुलिन। क्या हो जाएगा, सीरम थायरोग्लोबुलिन। हाइपोथायराइडिज्म दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ना, उसमें थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी में पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी में क्या होगा, T4 लो होंगे, T3 लो होंगे और TSH क्या होंगे, हाई होंगे। पिट्यूटरी में क्या होंगे, T4 लो होंगे, T3 लो होंगे और THS भी क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब अगर प्राइमरी का कॉज पता चले तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, ग्लोबली इंडेमिक गोइटर, इंडेमिक क्रिटिनिज्म। इसमें बेबी को क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है बर्थ से। फूड गोइट्रोजेन कैबेज और टर्निप में पाया जाता है। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा है, तो एमायोडेरियोन। सेकेंडरी में कॉजेज क्या हैं, तो सीहान सिंड्रोम जो PPH है। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज जो मेनली पिट्यूटरी इन्फेक्शन के कारण होता है। नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज देखें तो साइमन डिजीज। साइमन डिजीज में क्या होंगे, तो इसमें ये क्या होगा, AVM आर्ट्रियोवेन्कुलर मेलफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें रप्चर होता है। AVM में रप्चर, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, सिकल सेल अनेमिया, क्रैनियल रेडिएशन, सार्कोइडोसिस, एम्प्टी सेला सिंड्रोम या CHF लीक सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स में कोल्ड इंटॉलरेंस होंगे, मैक्सोदीमा होगा। मैक्सोदीमा में अगर स्काल्प इन्वॉल्व होंगे तो एलोपेशिया होगा, फेस इन्वॉल्व होगा तो पपी फेस होंगे, वोकल कोड इन्वॉल्व रहा तो हॉर्सनेस वॉइस रहेगा, बॉडी रहा तो थिक कोर्स स्किन जिसमें एक्स्ट्रा एजेज देखते हैं, गट रहा तो कॉन्स्टिपेशन, मेनोरिया और इनफर्टिलिटी, हेडेक, ग्लैक्टोरिया देखने को मिलता है। ग्लैक्टोरिया में क्या होता है, THS स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। इंडेमिक क्वाइटर पेशेंट में T3 T4 क्या होते हैं, लेस होते हैं और TRH क्या होते हैं, हाई होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दोनों जो अगर THS और प्रोलैक्टिन दोनों हाई हो जाए, जिसके कारण ग्लैक्टोरिया देखने को मिलता है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म पिट्यूटरी डैमेज होगा तब होगा। ठीक है, इसमें सीहान सिंड्रोम में लैक्टेशन फेल्योर देखने को मिलता है। क्लिनिकली ब्रेडिकार्डिया, पेल येलो स्किन दिखेंगे। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। इसमें आइसोलेटिक डायसिस्टोलिक हाइपरटेंशन होंगे, ड्राई स्किन रहेंगे। मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा है, तो मोस्ट रिलायबल साइन जो है वो है आपका हंग अप एंकल जर्क। ये क्यों होता है, तो ये मैक्सोदीमा के कारण होता है, सीली टेंडन में होता है, जिसके कारण रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा माइल में हागअप रिफ्लेक्स आप कोरिया में देखिएगा और पेंडुलर नी जर्क सेरिबुलर डैमेज में देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी में अगर पूछे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा, anti-TPO एंटीबॉडी, और सेकेंडरी में MRI हेड। ठीक है,
मेनली कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, तो अगर एल्डर पीपल में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है और पेशेंट थायराइड मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, नॉन कंप्लिएंट है, यूटीआई, निमोनिया, एमआई या स्ट्रोक है, वो अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, हाइपोथैलेमिया है, तो उनमें क्या होगा, तो डायग्नोसिस हम करेंगे मैक्सोडेमा कोमा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आईवी देते हैं लिवोथायरोक्सिन देते हैं, स्पेस ब्लैंकेट देते हैं ताकि उनको वार्म किया जाए। अब मैक्सोडेमा मैडनेस क्या होता है, तो इसमें साइकोसिस डेवलपमेंट होने लगता है। मैक्सोडेमा हार्ट या सीरस कैविटी इफ्यूजन क्या होता है, इसमें पेशेंट को मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन या प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो एक्स्ट्रा और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो क्रोनिक लीवर डिजीज, एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण मिलता है ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर से याद कर लीजिए, क्रोनिक लीवर डिजीज, एप्लास्टिक एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, B12 और फोलिक डिफिशियंसी, ये मेनली एसेलेरेट हो जाता है थेरोस्क्लेरोसिस के कारण। तो इसमें हम स्टेटिन देंगे, जिसमें स्टेटिन में कौन सा हो जाएगा, एटोरवेस्टेटिन। एक्स्ट्रा किस में देखने को मिलता है ये थेरोस्क्लेरोसिस, तो ये तो सिस्टमेटिक लूपुस एरिथेमास सिंड्रोम एक्स, CRF, डायबिटीज मेलिटस, हाइपोथायराइडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज क्या क्या हो गए, तो हैशिमोटो थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज, एंटी TPO एंटीबॉडीज, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। आयोडीन डिफिशियंसी के कारण भी होता है, जो इसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन में, ये जो ऐड किया जाता है फूड के थ्रू। ट्रीटमेंट के जब करेंगे हम हाइपरथायराइड का, तब भी ये देखने को मिलता है क्या क्या कौन कौन से ड्रग से, तो कार्बामिमाजोल, प्रोफाइल, थियोयूरासिल, रेडियो एक्टिव आयोडीन, थायराइड सर्जरी। ठीक है, उसके बाद कुछ मेडिकेशन जैसे कि लिथियम, ये क्या करता है, ये सब बढ़ाता है अमायोडेरियोन, जिसके कारण थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, पिट्यूटरी में अगर ट्यूमर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वैस्कुलर डिजीज जैसे कि सीहान सिंड्रोम या रेडिएशन हो जाए, तो THS और ACTH का क्या हो जाएगा, लेवल घट जाएगा, जिसके कारण ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, फैटिग्यू, कोर्स हेयर लॉस, वेट गेन, एमेनोरिया, फ्लूइड रिटेंशन, ये सब देखने को मिलेगा। प्राइमरी में क्या होता है, THS हाई हो जाता है, T3 T4 लो हो जाते हैं। सेकेंडरी में दोनों लो हो जाता है। मैनेजमेंट हम ओरल लिवोथॉरिक्सिन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा हाइपोथायराइडिज्म खत्म होता है। अगले वीडियो में हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म लेके आएंगे और हाइपरथायराइडिज्म का बात कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैक्सिडीमा, ये क्या है, तो एक सीवियरली एडवांस हाइपोथायराइडिज्म का अनदर टर्म है, जिसमें बॉडी जो है इनफ थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता है या थायराइड हार्मोन स्मॉल हो जाता है। ठीक है, जिसको हम मैक्सिडीमा कहते हैं। मैक्सिडीमा का सिम्टम वही सेम होता है, वीकनेस, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, फीलिंग कोल्ड, लो बॉडी टेम्परेचर, स्वेलिंग, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। ठीक, मैक्सिडीमा कोमा क्या होता है, तो ये डिकम्पनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म में मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पर्सन को कोई एनर्जी नहीं होता है, उसमें हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका, अगर इसका पैथोजिनेसिस हम देखें, तो इसके पैथोजिनेसिस में मेनली क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो T4 कमते हैं, T3 कमता है, जिसके कारण ये मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण मेंटल स्टेटस चेंज होते हैं, जिसके कारण कोमा होता है। अगर इसके कारण थर्मोजिनेसिस कम हो तो हाइपोथैलेमिया, सेंसिटिव टू, अब ये क्या हो जाएगा, जो हाइपर कैपनिया और हाइपोक्सिया का सेंसिटिवनेस है वो कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाएगी, सेरिब्रल एनोक्सिया हो जाएगा, जिसके कारण कोमा हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो इनोट्रोपिज्म कम हो जाएगा, क्रोनोट्रोपिज्म कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा।
लो ब्लड वॉल्यूम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर शॉक घट जाएगा जिसके कारण कॉमा हो जाएगा। फ्लूइड बैलेंस करें तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है जिसके कारण इन्फ्यूजन होता है, लो सोडियम होता है जिसके कारण कोमा होता है। तो इसके इतने देखने को मिले हैं। मतलब कि अगर मैक्सिडीमा कोमा देखें तो इसमें मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोथैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेथ्रीमिया होगा, ब्रैडीकार्डिया होंगे, हाइपोवेंटिलेशन, पेरी ऑर्बिटल इदीमा, नॉन पिटिंग इदीमा, डिले टेंडर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। एक टर्म इसमें आपको और पढ़ने को मिलेगा जिसको मैक्सिडिमा क्राइसिस कहते हैं। ये रेयर क्लिनिकल स्टेट होता है इंसिडियस ऑनसेट का, जिनमें पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म है। ये इन द स्टेज कहलाता है अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म का, जिसमें इन्फेक्शन, स्ट्रोक और सीएनएस डिप्रेशन और इसको बढ़ा देता है।